हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है 2019 से लेके 2022 तक, जो अभी आपका जून 2022 में पेपर हो चुका है। यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक सीरीज के रूप में लिया है। ठीक है, तो आज इस सीरीज का सेकेंड पार्ट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। ठीक है, ये हम लोग तैयारी नेट पेपर फर्स्ट के लिए दिसंबर 2022 में जो अभी आपका नोटिफिकेशन आया है, जो परीक्षा आपकी फरवरी लास्ट से शुरू हो जाएगी, तो इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंटेंट दिए जा रहे हैं जो कि आपके कम समय में अच्छी तैयारी करवाई जा सके। और टेलीग्राम चैनल पे वो सारा कंटेंट मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ऐसी ही सीरीज मैं बाकी आपकी जो और यूनिट्स हैं उनके भी ऐसे ही क्वेश्चंस का कलेक्शन दे दूंगी, जिससे आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझे और इसी के साथ साथ एक्सप्लेन करते भी चलते हैं। और उसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आपको मैं देती चलूंगी। ठीक है, जिससे आपके और भी क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार हो जाए। ठीक है, 25 क्वेश्चंस को इस श्रृंखला हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था, आज ये पार्ट 2 है, तो 25 के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपके 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत किया करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बीच बीच में बता देती हूँ। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि देखने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन लाइक तो बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस है कि सतत जैव प्रदूषकों के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, पीओपीज की बात कर रहा है, जिसमें ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं डायोक्सिन्स, और बी है PAN, सी है VOC, और फिर डी है फ्यूरॉन्स, और ई है PCB। तो पहले तो ये समझिए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, मतलब इसका ये पूरा नाम हुआ। ठीक है, और ये काम क्या करता है, पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिक है, और ये चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक है। एक तो ये पॉल्यूटेंट्स का काम करता है। ठीक है, जैसा कि नाम ही है इसका, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसका संचरण हवा, पानी, भूमि और भोजन के माध्यम से होता है। मानव और पशु उत्तकों में संचित होने की क्षमता, मतलब ये ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, हार्मफुल होता है। तो इस तरह से ये क्या है, जैव संचय की क्षमता और मानव स्वास्थ्य को ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, ठीक है, PCB, हेप्टाक्लोर है VOC। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन कह रहा है आपका ए है, इसमें आपका A, D and E। तो डायोक्सिन्स, ठीक है, ये होगा, और यहाँ पर हो गया D है फ्यूरॉन्स, और E है PCB। तो ये सारी चीज़ें आपकी इससे रिलेटेड हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल की प्रथम प्रतिबद्धता अवधि में कितने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए आवरित किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है, और ये इस संधि में शामिल देशों को हरित गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्सर्जित गैसें कौन कौन सी हैं, जैसे कि CO2, CH4, मीथेन, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC, SFC। ठीक है, ये 6 गैसों को कम करने के लिए प्रतिबद्धता इसकी की गई थी। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल ये है अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, और किससे संबद्ध है, UNFCCC, ये है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। धारा 12 से ये जो है रिलेटेड है, स्वच्छ विकास युक्ति, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, लक्ष्य क्या है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। 6 गैसें बताई गई हैं आपको, और अंगीकृत तिथि क्या थी, 11 दिसंबर 1997। ये UNFCCC का जब तीसरा सम्मेलन हुआ था, और लागू कब हुआ है, 16 फरवरी 2005 में। विशेष क्या है इससे संबंधित, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को
1990 के स्तर पर लाने हेतु एक बाध्यकारी समझौता था। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी जो विशेष बात क्या है और लक्ष्य क्या था। ठीक है, ये इस तरह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से समुद्र के सतही जल की अम्लता एसिडिटी की बात कर रहा है, तो शुरुआत से अम्लता अप्रोक्सीमेट 30% ये बढ़ गई है। ठीक है, ये इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक रूप से सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का अनिवार्य अंग होना चाहिए जिससे छात्रों को निम्न के बारे में जागरूक बनाया जा सके। इसमें से कौन कौन से विषय, जैसे अंतर विषय और बहुविषयी प्रकृति, इसका विशेष क्षेत्र के रूप में आविर्भाव, तीसरा है संस्कृति और पर्यावरण के मध्य संबंध, चौथा है पर्यावरणीय निम्नीकरण और पृथ्वी पर जीवन के लिए इसका परिणाम। तो ये किससे संबंधित है, किस लिए इसके मतलब इससे क्या लाभ होगा कि छात्रों को जागरूक बनाया जा सके। तो डी ऑप्शन सही है कि पर्यावरणीय शिक्षा मुख्य रूप से शैक्षिक कार्यक्रम का अनिवार्य अंग होना चाहिए जिससे छात्रों को पर्यावरणीय निम्नीकरण और पृथ्वी पर जीवन तथा परिणाम के प्रति जागरूक बनाया सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान बढ़ोतरी के संदर्भ में निम्नतम गैसों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब गैसों के बढ़ते हुए क्रम में, तो इसका जो है देखिए यहाँ पर है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका जो ये यहाँ पर दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उच्च लेवल पर है। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये सही है। और इस तरह से आगे इसके बारे में देखिए, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें शामिल हैं, कुछ तो होती हैं प्रत्यक्ष रूप से और कुछ होती हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC, SFC और NF3। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये प्रत्यक्ष रूप से शामिल 6 गैसें हैं। अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नॉन मीथेन वोलेटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके अलावा ये चार्ट भी देखिए, ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान वाली गैसों का क्रम से क्या है, तो पहले जल वाष्प H2O जिसको कहते हैं, ठीक है, पहले नंबर पे, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर तीसरा है मीथेन और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। ये इनका क्रम है योगदान देने के लिए। ठीक है, हेल्पफुल है। तो इस तरह से ये हो गया आपका ग्रीन हाउस गैस के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देखना इसलिए चाहिए, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 100 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उससे प्लस रिलेटेड जो चीज़ें मैं यहाँ बताती चल रही हूँ क्या उससे कभी कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये 4-5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं से ही आता है, उन्हीं से ही चीज़ें जो है घुमा फिरा के थोड़ा पूछ ली जाती हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए क्योंकि मैं वहाँ पे कंटेंट दे दूंगी आपको, जिससे आपकी कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन, उन खतरों को पहचानिए जो कि केवल प्राकृतिक कारणों से घटित होते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं, तो प्राकृतिक कारणों में यहाँ पे ये ज्वालामुखी और चक्रवात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है इसका बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है कि ज्वालामुखी का निर्माण एक प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट की परत में टूटने से होता है, ये प्राकृतिक कारण से होता है। और चक्रवात भी प्राकृतिक कारण से होता है क्योंकि चक्रवात एक ऐसी वायु राशि है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है, ये भी प्राकृतिक कारण से ही होता है। आपदाएं जो होती हैं किस तरह कितनी होती हैं, ये भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और सब वीडियो को एक एक बार देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे जो मैंने वीडियो बना रखी है ना वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और वो बहुत कम ऐसे टॉपिक हैं जो आपको अलग कहीं मिल जाएंगे इस चैनल के अलावा, तो आप देख लीजिए। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है तो आपके लिए वो हेल्पफुल होंगी। ठीक है, और बाढ़ की बात करें तो बाढ़ क्या है, एक सामान्य आपदा है जो जल के अस्थायी अति प्रवाह होने से होता है। तो इस तरह से वन्य आग को क्या है, दावानल कहते हैं। वन में आग कैसे लगती है, जब मतलब ये तब होता है जब वनस्पतियां और मिट्टी सूख जाते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे आग लग जाती है। ठीक है, आगे देखिए, नीचे 2 कथन दिए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनकी बात कर रहा है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में 2020 तक अत्यंत गरीबी को घटाने की परिकल्पना की गई थी। पहला कथन ये है। दूसरा कथन है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की संख्या 8 थी। तो इसमें कह रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं, तो 8 ये तो बिल्कुल ठीक बात है।
ठीक है, तो क्या कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं कह रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। तीसरा कह रहा है कथन फर्स्ट सत्य है किंतु सेकंड असत्य है। और चौथा है कथन फर्स्ट असत्य है किंतु सेकंड फिर सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी व्याख्या देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर देखिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में हस्ताक्षरित किया था। इसमें 189 देशों ने भाग लिया, जिसमें 8 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। इन सभी लक्ष्यों को कब 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इस तरह से सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना पहला, दूसरा था सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, तीसरा है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, चौथा है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, और फिर पांचवा है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, छठा है HIV एड्स मलेरिया अन्य बीमारियों से छुटकारा, सातवां है पर्यावरण सततता, ठीक है, और आठवां है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन पहला असत्य है किंतु दूसरा सत्य है। ठीक, तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मनुष्य में कैंसर का कारण बन सकता है। तो इसमें कौन है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, एस्बेस्टस फाइबर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। तो आंसर की व्याख्या देखिए, WHO ने सभी प्रकार के एस्बेस्टस को कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ की श्रेणी में रखा है, इसलिए इसे जो है इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एस्बेस्टस से होने वाले कैंसर और अन्य बीमारियों का पता लगाने में काफ़ी समय लगता है और इलाज में भी परेशानी होती है, इसलिए इसको जो है इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, सीमेंट की चादर बनाने में। तो इस तरह से कौन सा सही ऑप्शन है इसका, एस्बेस्टस फाइबर। ठीक, ये भी एक प्रदूषक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, फिर और इसकी व्याख्या देख लीजिए। और भी प्रदूषण और रोग किस तरह से होते हैं, जैसे कि पारे से मिनीमाता रोग होता है, काफ़ी ये भी पूछा जाता है। और दूसरा है कैडमियम इटाई रोग, ये सब नाम के थ्रू पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और फ्लोराइड आयन फ्लोरोसिस होता है, दांत की बीमारी होती है। और कैडमियम की बात करें तो कैडमियम किस में पाया जाता है, पेयजल में अधिकता के कारण जो है बीमारी होती है इटाई रोग। इटाई रोग में हड्डियों में तीव्र दर्द होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर श्वसन विष की तरह कार्य करता है और रक्त दाब बढ़ाकर हृदय संबंधी अधिकांश रोगों का मूल कारण कैडमियम होता है। तो ये हो गया कैडमियम से, बाकी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए, इटाई रोग से संबंधित चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं, भारत के कौन से क्षेत्र में चक्रवात सर्वाधिक संख्या में होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पूर्वी घाट। भारत का संपूर्ण पूरब तट चक्रवात के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है। यहाँ आने वाले चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता, आवृत्ति मतलब बार बार आना, ठीक है, और तीव्रता उतनी ही जो है इंटेंसिटी से आना, भिन्न भिन्न तथा उत्तर पश्चिमी तट मतलब मुंबई का उत्तरी तट और दक्षिणी पश्चिमी तट की तुलना में अधिक संवेदनशील है। कौन सा तट, पूरब तट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से जैव विविधता के बारे में कौन से सही है। इसमें पहला ऑप्शन है, पहला कह रहा है पारिस्थितिकी के स्थायित्व में जैव विविधता सहायक होती है। दूसरा है मानवीय गतिविधियों ने प्रजातियों की विलुप्तता को तेजी से बढ़ा दिया है। तीसरा है प्राकृतिक आवास के विखंडन का जैव विविधता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। डी है लगभग 70% प्रजातियां इनवर्टिब्रेट है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो जैव विविधता के बारे में देखिए, जैव विविधता के बारे में ये कथन सही है, जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व में सहायक होती है, मानव गतिविधियों ने प्रजातियों की विलुप्तता को तेजी से बढ़ा दिया है। फिर अगला है प्राकृतिक आवास के विखंडन का जैव विविधता पर दुष्प्रभाव पड़ता है, और 70% जो प्रजातियां हैं नॉन मतलब इनवर्टिब्रेट है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर ये देखिए सही है, मतलब ए, बी और फिर डी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला है और आगे भी इसी तरह से आपके और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन तो पूरे हो जाएंगे और उससे ज़्यादा आपके यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो इसमें
लैंडफिल भी होता है, ठीक है, लैंडफिल हो गया, धान के खेत और जलमय भूमि। तो ये इस तरह से इसका जो है ये ऑप्शन सही है। मीथेन के और सोर्स के बारे में देखिए, इसका रासायनिक नाम क्या है, CH4 मीथेन, या अन्य नाम कौन है, मार्च गैस है। इसके अदर सोर्सेस कौन से हैं, जैसे कि बायोगैस, जीवाणु अपघटन, जुगाली करने वाले पशु, इसमें भी मार्च गैस ही पाई जाती है, ठीक है। और धान के खेत, ये काफ़ी पूछा जाता है। कोयले की खदानें और प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो इसमें वेटलैंड्स, आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स, ठीक है। और वायु प्रदूषक के रूप में है मीथेन। तो ये हो गए इसके सोर्सेस, काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर मैच करवाना है। यहाँ पर उद्देश्य दिया है या प्रावधान, और फिर दूसरी लिस्ट में है अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ या समझौते। तो इसमें देखिए, पहला है उत्सर्जन व्यापार, दूसरा है संसाधनों का सतत प्रबंध, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा है क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी, फिर डी है इच्छित राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान। अब इसका देखिए मैचिंग, यहाँ पर देखिए, उत्सर्जन व्यापार किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हमने आगे भी पढ़ा था। और दूसरा है संसाधनों का सतत प्रबंध, रियो शिखर सम्मेलन, तीसरा है स्वच्छ वहनी ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, डी है इच्छित राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान, पेरिस समझौता। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है, और ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है यहाँ पे प्रतिबद्धता निहित है, ठीक है। तो पर्यावरण और विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जनेरो में किया गया था, और यहाँ पर एजेंडा ये 21 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 21 एजेंडा 21 को अंगीकार किया गया था। एजेंडा 21 में क्या था, कार्यवाही के लिए एजेंडा 21 के नाम से व्यापक कार्यवाही योजना इस सभा का परिणाम था। एजेंडा 21 वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय आधारों पर उठाए जाने वाले कदमों की सूचीबद्ध करता है, जिससे कि भविष्य में पृथ्वी पर जीवन और अधिक टिकाऊ और स्थायी हो सके। मतलब जो एजेंडा 21 था वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका एजेंडा 21। तो आपको समझ में आ गया किससे संबंधित है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के निम्नलिखित युग्म से किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विचार की परिकल्पना की थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, भारत और फ्रांस, ये इंडिया एंड फ्रांस। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में और डिटेल जान लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यहाँ पर कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच 121 देशों का समूह था इसके अंतर्गत, और इसमें काम क्या था, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध, ठीक है। इसका उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन तिथि क्या थी, 30 नवंबर 2015। सम्मेलन कहाँ हुआ था, पेरिस में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये सब इसके फैक्ट्स याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, उपस्थिति किसकी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, और उस समय जो यूएन के तत्कालीन महासचिव थे बान की मून, ठीक है, ये दो लोग थे। प्रथम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था 2018 में, और इसका सचिवालय कहाँ है, गुरुग्राम में, हरियाणा में। कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है ना। और उसके बाद घोषणा पत्र, तो यहाँ पर 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया था, 1000 बिलियन $US जुटाने का लक्ष्य सदस्य देशों द्वारा वहनी व कम लागत वाली सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु। तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है कि 2030 तक इतने मतलब 1000 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से क्वेश्चन जो भी आपके जैसे कि NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब 2020 में भी कुछ ऐसे लक्ष्य रखे गए, या इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इस तरह से जो भी लक्ष्य 2030 तक रखे गए हैं उनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो भी मैं सारे आपको एक जगह कलेक्शन दे दूंगी, तो वो आपके क्या है, करंट से रिलेटेड है ना। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जब तक अभी जो भी परीक्षाएं चल रही हैं 2030 तक ये सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड एक जल जनित रोग है जो निम्न से पैदा होता है। किससे होता है, ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। टाइफाइड क्या है, गंभीर बीमारी है, और किस बैक्टीरिया से होता है, तो ये
साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप। नाम नहीं पूछेगा, बस ये पूछता है कि किसके द्वारा हो रहा है। इसकी भी एक सूची है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर आता है और इसके द्वारा बहुत से लोगों में ये फैलता है। टाइफाइड में आप जानते ही हैं काफ़ी डिग्री मतलब तेज़ बुखार हो जाता है, 104 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, शरीर में दर्द होता है और इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये हो जाता है टाइफाइड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्राकृतिक आपदा भूमंडलीय या वैश्विक तापमान से उत्पन्न अधिक गंभीर हो सकती है? कौन सी है? क्या उसमें सूखा है, दूसरा ऑप्शन है बाढ़ है, तीसरा है भूकंप और फिर है तूफान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है? बी है। मतलब इसमें क्या है? सूखा, तूफान और बाढ़। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया ड्रॉट और तूफान और फिर ये बाढ़। ग्लोबल वार्मिंग को पृथ्वी के वायुमंडल के समग्र तापमान में क्रमिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का प्रभाव होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो जो वैश्विक जलवायु पर यहाँ पे इन चीज़ों में प्रभाव देखने को मिलता है, उनमें है जैसे कि सूखा, तूफान, बाढ़ और वायु गति में वृद्धि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किससे संबंधित हैं? आपकी प्राकृतिक आपदाओं से। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गए आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चन, मतलब पार्ट 1 में हो गए और पार्ट 2 में ये सारे मिला के 40 हो गए। 40 से ज़्यादा ही इनका एक्सप्लेनेशन हो गया है। ठीक है, बाकी जो आपको और बचे हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे, प्लस रिसर्च और ICT तो वो भी सारे, और प्लस इंडियन लॉजिक। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक, क्योंकि नया टॉपिक है और NTA का जो है काफ़ी वो मतलब पसंदीदा टॉपिक कहेंगे, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।